हैं, जो एक नया रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं समाज में, और साथ ही साथ खुद तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, दूसरों को भी अपने साथ साथ आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हम जानते हैं उत्तराखंड ऑर्गेनिक स्टेट बनने की राह में आगे चल पड़ा है। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं प्रदेश के जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। आज मैं आपको दो ऐसे लोगों से मिलवा रहा हूं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर कर आज अपनी लाइवलीहुड तो चला ही रहे हैं, दूसरों को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। डॉक्टर नेहा शर्मा मेरे साथ देहरादून से जुड़ रही हैं, जो सहसपुर के आसपास ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करती हैं। इसके अलावा कई सारे और वो काम करती हैं। मेरे साथ रमा बिष्ट जुड़ रही हैं। आप नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक से हैं। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग तो करती हैं और हर्बल पौधों का भी आप काम करती हैं। तो मैं शुरुआत नेहा जी आपसे करना चाहूँगा, कितना पोटेंशियल आपको लगता है उत्तराखंड में है एक ऑर्गेनिक स्टेट बनने का? नमस्कार रमेश जी। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज देवभूमि डायलॉग में इनवाइट करा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने लिया लिया है जैविक खेती के ऊपर। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और हर घर में यहाँ पर खेती होती है जी। और खास तौर से जैविक खेती होती है। मेरा समझना यह है, मेरा मानना यह है कि जैविक खेती का उत्तराखंड में बहुत स्कोप है। अगर हम इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू और थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से अगर हम इसको करते हैं, स्किल करते हैं अपने फार्मर्स को, अपनी बहनों को, भाइयों को, तो इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। और मार्केट, क्योंकि अब कोरोना आ गया है, हम सबको पता है, तो इसके बाद ऑर्गेनिक का जो मार्केट है वो और बढ़ गया है। तो मेरे हिसाब से सरकार को और हम सब लोगों को मिलकर जैविक खेती को बहुत प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए। रमाबिश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपने कैसे शुरुआत की। मुझे याद है मैं तो आपके घर भी आया था, मैंने देखा था आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। नमस्कार भट्ट जी, नमस्कार। और मैं रामगढ़ से हूँ और रामगढ़ नत्था खान से। मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक पे हब पे काम करती हूँ और हमारे वहाँ पर वैसे भी लगभग जैविक खेती की जाती है कि हमारे वहाँ बहुत कम रासायनिक खादें प्रयोग होती होंगी। कुछ ही लोग करते होंगे, अधिकतर लोग नहीं करते हैं। पहले जब आलू की खेती होती है तब लोग रासायनिक खादों का प्रयोग करते थे, आज नहीं करते हैं। और जब से कोरोना आ रखा है तब से इस ओर लोगों का अच्छा रुझान भी है। और मैं कई प्रकार की हस्त का उत्पादन भी करते हैं हम लोग, और समूह की कई महिलाओं को इससे जोड़ा हुआ है। क्षेत्र के आसपास के और रामगढ़ विकास केंद्र, धारी विकास केंद्र से कई महिलाओं को इस पर जोड़ रखा है और महिलाएं अच्छा काम भी कर रही है, अपनी आजीविका भी चला रही है। और इसका और अधिक सोचने की जरूरत है और महिलाओं को कैसे सशक्त किया जा सकता है और महिलाएं एक अच्छा काम करके आगे निकल जाएंगी। अच्छा रमा जी, ये बताइए आप क्या सोचती हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे हम ज़्यादातर महिलाओं को अपनी जैविक खेती से जोड़ पाएं या उन्हें कुछ और कामों से जोड़ पाएं? पहले तो हमको अपनी सोच ही बदलनी होगी कि घर से महिलाओं को बाहर निकालना होगा और कई ट्रेनिंगें देनी होगी और महिलाओं को आजीविका के प्रति, मतलब अपने प्रति सोचना होगा कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। और हमारे पहाड़ी क्षेत्र होने से हमारे क्षेत्र में औषधीय पौधे बहुत अधिक होते भी हैं और उनको अधिक प्रमोट करने की जरूरत है, जी, जिससे कि महिलाएं अपनी आजीविका चला सकती है। आपने अच्छी बात कही, घर से बाहर निकालना पड़ेगा महिलाओं को, और मैं समझता हूं पहाड़ में ये सोच बदली भी है। डॉक्टर नेहा शर्मा, मैं कई बार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू देख रहा था आपने कुछ नया इनोवेशन किया है। जैसे मैं देख रहा था आपने बांस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। आपने दो बातें कही, जी। आपने कहा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और किसानों को स्किल करने का। जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात आती है, इस देश में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है और वो सपोर्ट करता है जो हमारे ज़िला स्तर में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये जो हमारे इतने भारी भरकम कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये कितना सपोर्ट करते हैं फार्मर्स को, और आपको किस तरह से मदद मिली ऑर्गेनिक को लेकर? मैं आपको बताना चाहती हूँ रमेश जी कि आपने जो सोशल मीडिया में मेरा बैम्बू का स्ट्रक्चर देखा है, वो हमने एक सेटअप करा है हाइड्रोफोनिक, बैम्बू इन हाइड्रोफोनिक। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि हाइड्रोफोनिक के जो सिस्टम है वो प्लास्टिक में बनाए जाते हैं, हम्म। बट सिंस हम लोग चाहते हैं कि हम जीरो प्लास्टिक यूज करें और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम रखें, जब हम जैविक की बात करते हैं तो हम सारी चीजें, जितने फर्टिलाइजर केमिकल्स हैं, उन सबसे हमें बचना चाहिए। तो इसी को समझते हुए मैंने एक बैम्बू का हाइड्रोफोनिक का जो है यहाँ पर
एक मॉडल तैयार करा है। और जहाँ तक बात है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स की, तो सरकार ने काफी स्कीम्स लॉन्च करी हैं जो ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। जब मैं फार्मिंग में आई और मैंने यहाँ विलेज अडॉप्ट करा सेला में, सहसपुर में, हम्म। मैंने किसानों से बात करी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको उद्यान विभाग के बारे में कुछ पता है, उद्यान कार्ड के बारे में पता है? तो उन सब ने मना कर दिया। तो देखने वाली बात यह है कि सरकार के पास स्कीम्स बहुत है, रिसर्च सेंटर्स हैं, बट फार्मर्स को इसकी नॉलेज नहीं है, तो उनको अवेयर कराना हमें बहुत जरूरी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर उद्यान कार्ड बनवाए जिनके थ्रू सब्सिडीज जो है मिलती है फार्मर्स को, हम्म। पॉली हाउसेस में मिलती है, फ्री में उनको सब्जियों के बीज मिलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार मदद कर रही है। थोड़ा सा सिस्टम में दिक्कत आपको पता ही है, होती ही है, बट ये है कि अगर आप अवेयर हैं, आप जागरूक हैं कि आपको क्या करना है, कहाँ से चीजें मिलेंगी, तो जरूर आपको मदद मिल जाती है। अच्छा, मैं डॉक्टर नेहा शर्मा एक बात और कहना चाहूँगा। मैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो देश का एक बहुत बड़ा सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े बड़े सर्वे करता है, उसने अपने सर्वे में कहा कि जो युवा लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो किसानी नहीं करना चाहती क्योंकि किसानी प्रॉफिटेबल मुद्दा नहीं है। आप किसानी में कैसे आ गई? रमेश जी, मैं एक पीजी कॉलेज में एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हूँ, और उसको छोड़ के मैं किसानी में इसलिए आई क्योंकि मैं एक उत्तराखंड से हूँ। तो उत्तराखंड की महिलाओं के अंदर एग्रीकल्चर आपको पता ही है कि होता ही है, पेड़ों के प्रति प्यार और ये सारी चीजें होती हैं। जब उत्तराखंड में रहना है, और उत्तराखंड में दो ही चीजें हैं जो सस्टेन हो सकती हैं, एक तो है पर्यटन और दूसरा है कृषि। मैंने यहाँ पर यूथ के ग्रुप्स बनाए, और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ट्विटर में काफी एक्टिव रहती हूँ, ट्विटर के थ्रू भी मुझे काफी यूथ लोग अप्रोच करते हैं, उनकी मैं जितनी भी हेल्प होती है वो मैं करती हूँ। तो हमारे यूथ को, युवा को ये समझना चाहिए कि कृषि कोई ऐसा काम नहीं है कि जहाँ पर आप उसको बड़ा लो क्लास या मिडिल क्लास समझें। कृषि आज आप देखेंगे और स्टेट्स में कृषि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल काम है, और अगर आप इसको अच्छी तरह से करें तो आप लोगों की हेल्थ को बहुत बेनिफिट देते हैं। तो अगर आप इस तरह से चीजें करेंगे, उनको समझाएंगे कि एवरी जॉब इज अ रिस्पेक्टेबल जॉब। तो इस तरह से मैंने काफी महिलाओं को भी यहाँ जोड़ा अपने साथ, जिनकी जमीनें बंजर पड़ी थी। हमने ग्रुप बनाए, स्वयं सहायता समूह बनाए, और उनको फिर हमने समझाया कि इसको आप बंजर मत छोड़िए, इसमें कुछ ना कुछ लगाइए। इसी तरह अल्मोड़ा जिले में काफी लड़के हैं, चंपावत में हैं, जो मेरे कांटेक्ट में वो लोग रहते हैं, युवा रहते हैं। जी, जितना भी हमसे हो सकता है हम उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल नेहा जी, आप वाकई अच्छा काम कर रही हैं। और साथ ही साथ हम लगातार प्रयास करते हैं, नए नए मॉडल्स हम इस प्रदेश के सामने लाए। मैं खुद पूरे स्टेट में विजिट करता हूं, जो लोग कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, मैं वो स्टोरी बना के दूसरे लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करता हूं। हो सकता है किसी को वर्मी कंपोस्ट का मॉडल पसंद आए, हो सकता है किसी को सघन पौधे का मॉडल पसंद आ जाए, किसी को होमस्टे का मॉडल पसंद आ जाए। तमाम तरह के हमारे पास विकल्प हैं। ये जो संकल्प है देवभूमि डायलॉग का कि अपने प्रदेश में रहकर अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना। रमा जी, आज आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? सर वैसे तो रेगुलर में 5-6 महिलाएं काम करती हैं, वैसे 25-30 महिलाएं काम करती हैं। अच्छा, एक महिला के पास पैसा होने का मतलब क्या होता है? अगर पैसा महिला के हाथ में आए, उसका मतलब क्या होता है? सर वो अपने पैसे को अपने तरीके से खर्च करती है, अपनी आजीविका चलाती है, क्योंकि वो बहुत कम पैसे में घर को बहुत अच्छा चला सकती है, बहुत अच्छा मैनेज कर सकती है। हर समय के क्या कहते हैं, घर के मुखिया पर या अपने पति या भाइयों, माँ बाप पर डिपेंड नहीं रह सकती है, खुद ही काम करेंगी सर, आगे बढ़ेंगी, और कुछ नया करने की, समय के साथ साथ काम करते रहेंगे तो आगे बढ़ने की भी उनमें एक झलक पैदा होगी। और जहाँ तक है कि हम लोग कई प्रकार के, जैसे रोजमेरी, लेमन ग्रास, लेमन बाम, मिंट, पेपरमिंट, कैमोमिल, स्टीविया, कई चीजों का उत्पादन करते हैं। इससे महिलाएं खुद भी, हम समूहों को उपलब्ध भी कराते हैं पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और महिलाएं अपने घरों पे लगाती हैं, और उनके द्वारा उत्पादित हफ्ते को हम खरीद लेते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है। और कुछ महिलाएं प्रोसेसिंग का काम करती हैं, तो वहाँ पे हमारे वहाँ पे रेगुलर काम करती हैं, और कुछ लड़के भी हमारे वहाँ पे युवा काम करते हैं। और मैं देख रहा हूं आपने पीछे में, अगर आपको थोड़ा बहुत आपका बैकग्राउंड देख पा रहा हूं, तो काफी कुछ प्रोसेसिंग आइटम्स आपने रखे हैं अपने यहाँ पर, तो आप प्रोसेसिंग का काम भी करती हैं? हाँ जी जी सर, इसको कीवी चटनी, जैम,
एप्पल जैम चटनी, खुमानी, पुलम, ये सारी चीज़ों पर काम करती हूँ। बुरा रेडोडेंड्रोन का स्क्वाश भी है और रेडी टू ड्रिंक शुगर फ्री भी है सर, स्टीविया विथ स्टीविया। अच्छा और तो हर्बल टी का हर्बल जी। जी, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमारे उत्तराखंड की महिलाएं इतनी अच्छी अच्छी टर्मिनोलॉजी लेके आ रही, हमने भी नहीं सुनी। जितना आपने हर्ब्स के बारे में अभी बता दिया इतना तो हमने भी नहीं सुना। तो आप लोगों को ट्रेनिंग भी देती हैं? सर और भी बहुत सारे जी सर, अभी जितने लोग जहाँ भी जाती हूँ लोगों को जागरूक करती हूँ। और जब भी समय मिलता है या कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे महिला दिवस हो, चाहे कोई अन्य कार्यक्रम हो या ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी मीटिंगें होती हैं, उस सब्जेक्ट उस समय में जरूर हफ्ते की बातें रखती हूँ। क्योंकि जहाँ पर आज लोग जंगली जानवरों से बचाव के लिए कई चीजें कहते हैं कि सुअरों को मारा जाए, बंदरों को मारा जाए, सरकार कोई उपाय करे। जानवरों को मारा तो नहीं जा सकता, इसलिए सुअर और बंदरों को, जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक होता है उन क्षेत्रों में हफ्स का बहुत अच्छा उत्पादन हो सकता है, क्योंकि उन चीजों को जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन मैंने देखा ना और हर्ब्स, जब मैं आपके यहाँ पर आया था तो आपके इर्द गिर्द तो मैंने हर्ब्स के बारे में सुना, लेकिन जैसे मैं ऊपर साइड चला जाता हूँ या फिर नीचे भीमताल की तरफ आ जाता हूँ, पदमपुरी की तरफ आ जाता हूँ या धारी की तरफ आ जाता हूँ, वहां इतना नहीं सुनाई देता। ऐसा क्यों? सर केवल वो लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे एनजीओ काम करती हैं, तो वो केवल ये वो थाइम जो जंगलों में पाई जाती है उन चीजों का उत्पादन करते हैं। तो हम थाइम का खुद घरों में, हमारे क्षेत्र में खुद घरों में उत्पादन करते हैं। क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इसका काम कर रही थी, धीरे धीरे काम करते करते अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिली, तो हमारे क्षेत्र में कई लोग काम करने लगे हैं अभी। यदि अधिक मात्रा में होगा तो एसेंशियल ऑयल भी तैयार किया जा सकता है। चलिए नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि साहब आपको आत्मनिर्भर बनना है, वोकल फॉर लोकल बनना है, मैं कई युवाओं को देखता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी बहुत नाराज़गी व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं साहब हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास काम नहीं है, जो कि उनकी बात ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, आपको लगता है प्रकृति ने देवभूमि उत्तराखंड को वो तमाम संसाधन दिए हैं जिनका संतुलित इस्तेमाल कर कर हम उत्तराखंड में ही रहकर अपनी लाइवलीहुड भी चला सकते हैं और दूसरों की भी लाइवलीहुड चलाने में मदद कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ रमेश जी। मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, यूनाइटेड नेशंस के साथ इंटर्नशिप करी है। जब मैंने वहाँ काम करा उसके बाद मैं यहाँ वापस उत्तराखंड आ गई, क्योंकि मैं चंपावत से बिलोंग करती हूँ। तो जो पोटेंशियल आप अपने स्टेट में उत्तराखंड में आपको मिलेगी वो आपको बाहर नौकरी करके नहीं मिलती है। एक ये थॉट प्रोसेस जो हमारे युवाओं का है आज, इसे हमें बदलना बहुत जरूरी है। काम मेहनत आप करेंगे तभी आपको मिलेगा। तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको बहुत पेशेंस चाहिए और मेहनत चाहिए। साथ ही अगर हम इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटीज के साथ जोड़ देते हैं तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि स्काई इज द लिमिट। जैसे कि मैडम कर रही हैं मेडिसिनल प्लांट का काम, तो उत्तराखंड एक आयुर्वेदिक स्टेट भी है। यहाँ पर अगर हम कलेक्टिव फार्मिंग करके इस तरह के लेमन ग्रास वगैरह और मेडिसिनल प्लांट जो हैं, अश्वगंधा, गिलोय वगैरह, क्योंकि टेम्परेचर आप देखिए यहाँ पर ठंडा भी है, गर्म मॉडरेट भी है। तो अगर हम कलेक्टिव फार्मिंग पे भी अगर एफर्ट करते हैं और एक चीज हम अगर लंबे एकड़ में, खूब एकड़ों में लगा देते हैं तो उसका आउटकम बहुत अच्छा हमको मिलेगा। आपने एक बहुत अच्छी बात की कलेक्टिव फार्मिंग का, बिकॉज अब जब ज़्यादा वॉल्यूम पे काम करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा लोगों को इंगेज करते हैं तो बड़ी डिमांड को भी आप फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस कलेक्टिव फार्मिंग के लिए जो गवर्नमेंट का अप्रोच होना चाहिए, मुझे ईमानदारी से बताइए वो कैसा है उत्तराखंड में? मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आसान नहीं है सरकार के साथ काम करना। कुछ लोग हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं, बट कुछ लोग हैं जो जिनको बहुत ही एफर्ट करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। मैं आज भी किसी से बात कर रही थी कि अगर हमारे यहाँ कुछ इस तरह का ईज ऑफ गवर्नेंस और सिंगल विंडो सिस्टम कुछ इस तरह का हमें बन जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत रमेश जी जो आती है वो सब्सिडी मिलने में आती है। मैं आपको बता रही हूँ कि किसान जो है एक एक साल, दो दो साल वेट करता है सब्सिडीज रिलीज करने का। फंड होने के बाद भी कुछ अधिकारी जो है फंड रिलीज नहीं करते हैं, ना बताते हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है हमारे लिए, जिसको लोगों को समझना चाहिए
और इसीलिए लोगों को जागरूक भी होना ज़रूरी है कि उनको पता हो कि आपको ये चीज़ यहाँ से मिलेगी। और नेहा जी थोड़ा-सा क्योंकि दिक्कत आ बिना जी। माँगे आपको आसानी से कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। बिल्कुल। रमाबिश जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बहुत डाइवर्सिफ़िकेशन किया है मैंने। आप हर्ब्स में भी काम करती हैं, हॉर्टिकल्चर में भी काम कर रही हैं। मैंने देखा आपने बहुत ही खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स भी सोशल मीडिया के माध्यम से डाले थे। हैंडीक्राफ्ट्स में आप क्या काम कर रही है? मैंने देखा वो चीड़ के ठीटे से आपने बड़ी सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स बनाए। अनु मैं आता हूँ रमा जी, आपके पास आता हूँ। नेहा जी, आपने ठीक कहा कि ये जो लेथार्जिक एटीट्यूड है ना हमारे यहाँ पर बाबुओं का, वो कहीं ना कहीं जो लोग रिस्क भी लेना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, उनको 10 कदम पीछे खींच देता है। आपको लगता है कि यहाँ पर सबको काम करने की ज़रूरत है? अब देखिए, आप इसे ऑर्गेनिक स्टेट बनाना चाहते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ सिक्किम का। 2016 में 6.5 लाख का सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट के तौर पे सर्टिफाइड हो गया। हम 1.25 करोड़ उत्तराखंडी अपने प्रदेश को ऑर्गेनिक स्टेट क्यों नहीं बना सकते? हमारे अंदर वो पोटेंशियल है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को अपनी अप्रोच में, मैं जब सरकार के साथ था तब भी मैं इस बात को बहुत जोर शोर से कहता था कि हमें प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम करना चाहिए, तभी हम ग्राउंड पे काम कर सकते हैं। नेहा जी। आप में से किसी के पास मेरी आवाज आ रही है? तो ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये हम वो काम आपको दिखा रहे हैं जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर नेहा शर्मा और रमा बिष्ट, जिन्होंने अपनी मेहनत से ये काम शुरू किए। आप सोचिए, अगर हम रिस्क लेते हैं तो हम सफल होते हैं, और अगर हम काम करना शुरू करते हैं तो बाकी लोग भी हमारे कुनबे के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। उत्तराखंड में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण हैं जो अपने दम पर, अपने मेहनत पर काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमें इनको मदद करनी है, इनका हौसला बढ़ाना है, इन्हें आगे ले जाना है, इनके साथ एक ताकत के रूप में खड़ा होना है। और जो लोग इतना अच्छा काम करें, आप इनका हैंडीक्राफ्ट देख लीजिए, इनके हर्ब्स की खेती आप देख लीजिए, इनका प्रोसेसिंग का तरीका देख लीजिए, एग्रीकल्चर में इनका डाइवर्सिफिकेशन का मॉडल देख लीजिए, नए नए इनोवेशन जो कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है गवर्नमेंट सपोर्ट की, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर भी एक निराशा का माहौल है। तो सवाल ये है, हम सबको मिलकर अगर अपने उत्तराखंड को आगे ले जाना है, जो कि मैं समझता हूं हर एक उत्तराखंडी का सपना है, हर एक उत्तराखंडी चाहता है हमारा राज्य आगे बढ़े। हमारे पास हर तरह का एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, हमारे पास हर तरह का मौसम है, हमारे पास पहाड़ भी हैं, मैदान भी है, पानी के स्रोत भी हैं, अच्छी खाद भी है, अच्छे मेहनती और ईमानदार लोग भी हैं। सवाल यह है कि हम पीछे क्यों रह जाते हैं? पीछे इसलिए रह जाते हैं कि जो कमिटमेंट चाहिए काम को लेकर, वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं हमें कम दिखाई देती है। देवभूमि डायलॉग दरअसल एक छोटा सा प्रयास कर रहा है ऐसे लोगों को आपके सामने लाकर, ताकि आप लोगों को भी इंस्पायर होने का मौका मिले, आप लोगों को भी एक प्रेरणा मिले कि जब ये लोग खुद से ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप सोचिए, उत्तराखंड पूरी दुनिया को एक राह दिखा रहा है, जहां हमारे सामने इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं कि युवा लोग खेती से नहीं जुड़ना चाहते, खेती से कहीं ना कहीं मोह भंग हो रहा है। वहां मैं देख रहा हूं एक युवाओं की एक बड़ी तादाद आपकी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ रुख कर रही है। वो भी जानती है कि आने वाला भविष्य जो है वो एग्रीकल्चर का है। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों की बड़ी वजह है हमारा दूषित खान पान, और अगर हमारा खान पान अच्छा होगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो ये जो बहुत बड़ा पैसा हम अपने स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च करते हैं वो हमें नहीं करना पड़ेगा, वो पैसा बचा के हम दूसरे कामों में लगा सकते हैं। तो डॉक्टर नेहा शर्मा और रमा बिष्ट जो हैं वो एक एग्जाम्पल है देवभूमि उत्तराखंड के लिए। मैं चाहता हूँ ज़्यादातर युवा इस तरह के मॉडल को देखें। हमारे पास, मैं फिर कहूँगा, प्रकृति ने वो तमाम संसाधन उपलब्ध कराए हैं जिनका सदुपयोग कर, जिनका संतुलित इस्तेमाल कर हम खुद भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं, दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये जो वोकल फॉर लोकल का हमारा मॉडल है, या लोकल के प्रति वोकल होने की जो आवाज़ है, हमें इन्हें और बुलंद करना होगा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, मेहनती लोग हैं, मौसम है, प्रकृति मेहरबान है। ज़रूरत है थोड़ा सा रिस्क लेने की, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की। आप दोनों मेरे साथ जुड़े हैं।
चलिए, मैं दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और आपको यकीन दिलाता हूं, देवभूमि डायलॉग के मंच में हर दिन एक नयापन, नए लोग, नए सोच के लोग जो उत्तराखंड को आगे बढ़ा रहे हैं, एक नई क्रांति लेकर आ रहे हैं, जो युवाओं के अंदर एक नई प्रेरणा डाल रहे हैं, इन सबको आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।